तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो होने वाली है जापानीज लैंग्वेज के ऊपर कि आप जापानीज लैंग्वेज कैसे स्टार्ट करें पढ़ना और वो सारी टिप्स जिनसे आपकी जापानीज लैंग्वेज लर्निंग काफ़ी इफेक्टिव होगी। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं इस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं जापानीज लैंग्वेज को लेके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये नया वीज़ा रेगुलेशन आया उसके बारे में। अप्रैल 2026 से जापान में ये रेगुलेशन आ गई है कि अगर आपको किसी भी कंट्री से जापान आना है तो आपको वीज़ा के लिए JLPT N2 क्वालिफाई होना चाहिए। जी हाँ, पर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आपको N2 के बिना भी यहाँ पे वीज़ा दिलवा देंगी, बट फिर उन कंपनीज को ये चीज़ अच्छे से क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कि आपका जो रोल है वो इंग्लिश स्पीकिंग है। एंड ये बहुत डिफिकल्ट है। इट्स लाइक MNC है कोई तो हो सकता है, लाइक गूगल, अमेजोन टाइप की जो नॉर्मल जापानीज कंपनी है, फिर वो चाहे स्मॉल लेवल पे हो चाहे हाई लेवल पे हो, वो तो नहीं करने वाली है बिकॉज उन्हें चाहिए जापानीज स्पीकर। और जब मैं यहाँ पे आई थी तो बहुत कम लोग थे यहाँ पे जिन्होंने N2 कर रखा था, पर पिछले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि जितने फॉरेनर्स हैं सबने ही N2 कर रखा है। एंड ये मेरी कंपनी में भी हुआ है और ज़्यादातर कंपनीज में हो गया है कि कंपनी आपको एक अमाउंट देती थी जब आप N2 क्वालिफाई करते हो, फिर एक अमाउंट देती है जब आप N1 क्वालिफाई करते हो। अब वो अमाउंट 50% लेस हो गया है बिकॉज उन्हें लगता है कि N2 N1 इज़ वेरी इजी क्योंकि इतने लोगों ने कर लिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी जापानीज लैंग्वेज जर्नी कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं JLPT और NAT के बारे में। JLPT और NAT ये दोनों जापानीज लैंग्वेज एग्जाम्स हैं जिनमें से जापान में JLPT को ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है एज कम्पेयर टू NAT। दोनों में ही 5 लेवल होते हैं। JLPT में होता है N5, N4, N3, N2 एंड N1। एंड NAT में भी होता है Q5 से लेके Q1 तक। ये दोनों जो हमारे 5 पैटर्न्स हैं दोनों सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों के जो एग्जाम पैटर्न होते हैं वो भी एकदम सेम होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, कुछ कहते हैं ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली डिफिकल्टी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। बट अगर आप जापान आ रहे हैं तो ट्राई करें कि आप JLPT का सर्टिफिकेट गेन करें क्योंकि वो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा पता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं NAT एग्जिस्ट भी करता है, लाइक इन जापान। सो आप JLPT ट्राई करिएगा और NAT आप एज अ मॉक टेस्ट दीजिए क्योंकि NAT जो है साल में 6 बार होता है एंड JLPT आपका साल में सिर्फ 2 बार होता है। तो अब बात करते हैं कि जापानीज लैंग्वेज पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले आ जाता है हिरागाना एंड कताकाना। हिरागाना एंड कताकाना मास्टर करने के लिए 1 मंथ इनफ है। हिरागाना काफ़ी इजी लेवल पे होता है, कताकाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज जो लेटर्स होते हैं वो थोड़े सिमिलर लगते हैं। बट ये दोनों चीज़ें आप 1 मंथ में आराम से कर सकते हैं, जिसमें से मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप ज़्यादातर लिख के प्रैक्टिस करें, उससे आपकी जो मेमोराइज करने की पावर होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फिर आती है कांजी एंड इसे आपको पूरी तरीके से पढ़ने के लिए पूरा जीवन लग जाएगा, पर हाँ जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उनमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ कांजी पढ़नी रहती है। फॉर एग्जांपल JLPT N5 अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आई थिंक 150 कांजी के अराउंड है। तो इस तरीके से वो नंबर ऑफ कांजी इंक्रीज होता है विद एवरी एग्जाम जितना आप ऊपर जाते हो, बट वो एक लिमिटेड कांजी है। बट जब आप जापान में आते हैं तो यहाँ पे इतनी सारी कांजी है ना कि आप पढ़ते रहो वो कभी पूरी नहीं होती। तो अब बात करते हैं एग्जाम के फोकस से। तो अगर आपको JLPT N4 N5 क्लियर करना है तो आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है। बिल्कुल भी आप इस टाइम पे अपना जो दिमाग है वो प्लानिंग में या डिफरेंट बुक्स को देखने में डिस्टर्ब मत करिएगा। सिर्फ एक बुक है और वो बुक है मीना नो निहोंगो। ये कोई स्पॉन्सर या कुछ भी नहीं है, ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि जब मैंने N4 N5 किया था मुझे किसी ने ये चीज़ नहीं बताई थी। सो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर सारे स्टडी मटेरियल्स देख रही थी कि कौन सा सबसे अच्छा है। बट द थिंग इज दैट कि अगर आपने मीना नो निहोंगो पढ़ ली है N5 के लिए आप पास हो जाओगे, N4 के लिए आप पास हो जाओगे। N3 से आपकी नंबर ऑफ बुक्स बढ़ जाती है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप पहले से ही जापानीज लैंग्वेज की कोचिंग ले रहे हो तो वेल एंड गुड है, पर अगर आप नहीं भी ले रहे हो तो आप N5 और N4 विदाउट कोचिंग भी कर सकते हो अगर आपको ठीक गाइडेंस मिले तो। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल मेंशन करे हुए हैं नीचे, जिनमें से एक चैनल मेरा फेवरेट है क्योंकि उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी पर्सनली। उन्होंने मीना नो निहोंगो का एक एक चैप्टर विद डिटेल पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको बस वीडियो देखनी है और वो यूट्यूब में अवेलेबल है। मैंने वो भी मेंशन भी कर रखा है नीचे, आप उस पर देख सकते हो। एंड अब बात करते हैं कि इन रियलिटी जापानीज जब आप यहाँ पर आओगे वो बोलने में और जो कल्चर है उसमें कैसे आपको इन्वॉल्व होना है पूरी तरीके से। सबसे पहली बात कि आपका जो इन्वायरमेंट है उसे आप थोड़ा जापानीज लेवल पे ले आइए। फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में जापानीज ऐप हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लैंग्वेज उतनी ठीक हो गई है आप अपने फ़ोन की लैंग्वेज जापानीज कर लीजिए, क्योंकि जो हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम फ़ोन के साथ स्पेंड करते हैं, तो अगर वो जापानीज में होगा तो सबसे हेल्पफुल होगा। फिर आप जो है ट्राई करिए कि आप जो ड्रामास देखें, एनिमे देखें, जापानीज़ में देखें, सबटाइटल इंग्लिश हो दैट्स ओके, बट जापानीज़ में आप लोग उसे सुने, आपके कानों से जापानीज़ अंदर जाए
तो आपको समझ नहीं भी आ रहा होगा, बट जैसे कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट होंगे तो विद टाइम आपको समझ आने लगेगा। उसके बाद बात करते हैं वो मिस्टेक जो मैंने करी थी और काफ़ी सारे लोग करते हैं जब जापानीज स्टार्ट करते हैं, वो आप बिल्कुल भी मत करिएगा। वो ये है कि हमें लगता है कि पढ़ लेते हैं, बोलेंगे बाद में, क्योंकि जो हमारा एग्जाम होता है उसमें स्पीकिंग का टेस्ट नहीं होता है। सो स्पीक कोई करता भी नहीं है, बट आपने N4 कर लिया, आपने N5 कर लिया, N3 भी आपको ऑलमोस्ट हो गया, बट आपको बोलना नहीं आता। वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बिकॉज जब आप इंटरव्यू में अपने सर्टिफिकेट्स दिखाते हो कि मैंने ये लेवल पास कर रखा है और आप बोल नहीं पा रहे हो, तो वो एक बहुत आपके लिए लाइक नेगेटिव चीज़ है। तो जब आप N5 करें तब से ही बोलना स्टार्ट कर दें। अब बोलने में कोई भी एकदम से सही नहीं बोल पाता है, जो कि सभी को पता है। तो अगर आप गलत सलत भी बोल रहे हो, बोलो, बट ये नहीं कि आप बोलो ही ना एम्बैरस होने के डर से, क्योंकि ये मैंने करा था। मुझे लगता था मेरी जापानीज़ अच्छी नहीं है, जो कि नहीं थी, तो मैं बोलती ही नहीं थी। और वो मैंने इतना डिले कर दिया था विद टाइम कि मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि परफेक्ट नहीं है, और वो लाइक फर्स्ट पॉइंट पे किसी की भी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग जापानीज बोलना स्टार्ट करिए, एंड बहुत सिंपल चीज़ें बोलिए। लाइक N5 के जो पैटर्न्स हैं, आप चाहे रात में बैठिए, सोचिए आपने दिन भर क्या किया, जो भी आपको वो कैब आती है उसके अकॉर्डिंग आप ग्रामर पैटर्न लगा के 3 4 5 लाइन जो है अपने दिमाग में सोचिए, उसे बोलिए, उसे लिखिए, फिर देखिए उसमें क्या गलती हो रही है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप जापानीज फ्रेंड्स बनाओ। अब आप कहोगे कि इंडिया में रह के जापानीज फ्रेंड बनाना पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, नहीं है, पर अब पॉसिबल हो गया है हेलो टॉक की वजह से। और ये भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पर क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद यूज़ करी हैं और मुझे मेरी जर्नी में ये काफ़ी हेल्पफुल लगी, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। तो हेलो टॉक पे ऐसा होगा कि जब आप उसे ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे चैनल्स बने होंगे। अगर आप लोगों ने डिस्कॉर्ड चलाया होगा तो थोड़ा थोड़ा उसके सिमिलर है, एंड लोग बैठ के जो जापानीज लोग हैं बात कर रहे होंगे, एंड उन जापानीज लोगों को इंग्लिश सीखनी है और आपको जापानीज सीखनी है। तो ये काफ़ी अच्छा वे है जापानीज इंप्रूव करने का, बिकॉज जापानीज लोगों को इंग्लिश सीखनी है, वो आपको आती है, और आपको जापानीज सीखनी है जो उन्हें आती है, तो दोनों का प्रॉफिट है। तो इसलिए ये वाली चीज़ आप ट्राई कर सकते हो अपनी जर्नी में। जब आप जापानीज बोलना स्टार्ट कर दोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत डिफरेंट है जापानीज लोगों से, क्योंकि ये मुझे हुआ था जब मैं यहाँ पे आई थी। मुझे वर्ड्स पता हैं, मुझे पता है इनका मीनिंग क्या है, इन्हें कहते कैसे हैं, पर जब मैं कह रही हूँ तो मेरे कहने का वे और उनके कहने के वे में बहुत डिफरेंट है। और एट टाइम्स ऐसा होगा कि वो हल्का सा भी जो डिफरेंट है ना, वो शब्द को ही चेंज कर देता है। तो ये वाली चीज़ मेरे साथ हुई थी, एंड मैं आपसे कहूँगी कि आप जापानीज ड्रामा देखो, एनिमे भी नहीं, इसलिए क्योंकि एनिमे में जिस तरीके से कहते हैं और रियल लाइफ में जैसे कहते हैं, स्पेशली जो कॉर्पोरेट लेवल पे होती है जापानीज, वो बहुत डिफरेंट है, पूरी डिफरेंट है। तो आप लोग जाओ और जाके जो जापानीज ड्रामा है वो देखो, क्योंकि जब आप वो देखोगे तो आपको रियल लाइफ जापानीज कैसे बोलते हैं उसका पता चलेगा। और सिर्फ देखो ही नहीं, उन्हें आप इनैक्ट करने का स्टार्ट करो। लाइक उन्होंने कोई एक लाइन बोली, आप वो एक लाइन बोलने का स्टार्ट करो, और जब आप बोलोगे आपको खुद फील होगा कि वो जैसे बोल रहे हैं आप जैसे बोल रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर है। तो उस चीज़ को फिक्स करो। विद टाइम ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, बट ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग लगती हैं कि कैसे करेंगे, क्या ठीक होगा। एंड फिर लास्ट चीज़ मैं आपसे ये बोलूँगी कि हर इंसान की जापानीज़ लैंग्वेज जर्नी में एक पॉइंट आता है जब ये लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, ना तो एग्ज़ाम पास हो रहा है, ना ही मैं बोल पा रहा हूँ, ना ही मैं समझ पा रहा हूँ। तो वो फेज़ आपकी भी जर्नी में आएगा। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, उस प्रोसेस में रहना है, एंड विद टाइम आप ओवरकम कर ले जाओगे। जापानीज़ जब आप सुनोगे वो आपके लिए ईजी होगा समझना, पर बोलना डिफिकल्ट होने वाला है। जो चीज़ मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, तो आप प्रिपेयर रहो कि दिस इज़ नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट एवरीवन। ये बहुत नेचुरल चीज़ है। जब आप सुन रहे हो क्योंकि आपने पढ़ा हुआ, आपको पता है शब्द क्या, आपको समझ आ रहा है, बट जब आप बोल रहे हो तो आपके दिमाग में क्या हो रहा है कि आप हिंदी या इंग्लिश में सोच रहे हो, फिर आप पहले उसे ट्रांसलेट कर रहे हो, फिर बोल रहे हो। तो जो टाइम लग रहा है बोलने में वो बहुत ज़्यादा है। फिर आप ये देखोगे कि जो और लोग हैं वो अब दूसरे टॉपिक पे जा चुके हैं जब तक आपको पहले का रिप्लाई आया है। तो ये सब चीज़ें बहुत नेचुरल हैं, आप बिल्कुल भी इससे डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि ये सभी के साथ होती हैं। विद टाइम जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जापानीज़ में ही थिंक करने लगोगे और बोलने लगोगे। सो मुझे बताइएगा आपकी जापानीज़ लर्निंग कैसी चल रही है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी ऐसी रिसोर्सेज जापानीज़ लर्निंग के रिलेटेड डाली हैं जो मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रही, और आपके लिए भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इफेक्टिव होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।